अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इब्तदा में मुझे स्लैंग उर्फ़-ए-आम में मुहावरतन इस्तेमाल करने दीजिए कि नया कट्टा खुल गया है, नया पिंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ने जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया, उसके अगेंस्ट अब खुल के तबले जंग बजा दिया गया है, या ऐलान बगावत अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। खित्ते के अंदर जो नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, पर्टिकुलरली केपी की बेल्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, मुराद सईद का स्टेटमेंट ये जो है वो दिखाया भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि मालकन डिवीजन के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है। और ये बात जून से लेकर अगस्त 2022 तक तवातुर के साथ कहते हैं कि की गई, लेकिन जब हम करते थे तो आईएसपीआर और आईएसआई इस पर जिस तरह का रिस्पॉन्स देते थे वो बड़ा मानी खेज है। लेकिन आज जब इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी जिस तरीके से जो है वो की जा रही है और इंडोर्समेंट जहां से मिल रही है, उस पर आज अच्छी खासी लेदे हुई है। मैं जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रख देता हूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं है, बल्कि जो ऑपोजिशन की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके ऊपर क्या कह रही हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक खान साहब ये कहते हैं कि डॉलरी ऑपरेशन नामंजूर। उन्हें यह लगता है कि डॉलर्स के एवज इस ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को, एक और मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्वीट में ये लिखते हैं, एक्स हैंडल पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि ऑलरेडी केपी के अंदर 21 ऑपरेशंस किए जा चुके, 8 मुआहिदात हो गए। इसका नतीजा क्या निकला? हमेशा दहशतगर्दी की एक नई वेव फिर से एक नई शक्ल के अंदर सर उठाती रही। फिर वो कहते हैं कि हमने रूस और अमेरिका की जंग में जाकर भी देख लिया, इससे क्या फायदा हुआ, यानी उन्हें इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देता। फिर महमूद खान अचकजई कहते हैं कि हम अपने खित्ते को सांडों के हवाले नहीं कर सकते। आज उमर अयूब खान ने जो तकरीर की है और असद कैसर ने पार्लियामान के फ्लोर पर जो कहा, वो कहते हैं कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते रहे लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया गया। हम कहना ये चाहते हैं, या हमारा उसूली मौकिफ ये है कि असल में जो एपेक्स कमेटी है वो, उसका क्या लेना देना है इस सारे मामले के साथ। पार्लियामान का फोरम सुप्रीम है, पार्लियामान के फ्लोर से और फोरम से मामला को तय होना चाहिए, ना कि कोई एपेक्स कमेटी करे। फिर इस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई आप ही के दौर में एपेक्स कमेटी बनी और तब से चलती आ रही है, तो एपेक्स कमेटी के फोरम की लेजिटिमेसी अपनी जगह पर मौजूद है। अब बैकड्रॉप में असल में हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, ये सारा मामला आपको याद होगा कि आज से ठीक 3-4 रोज पहले हम आपको बता चुके थे कि अली अमीन गंडापुर से एक मैसेज, एक नोट शेयरिंग हुई है, और अली अमीन गंडापुर को इन पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है, जो उसके बाद इमरान खान तक पहुंचाया गया कि भाई ये अगर होगा तो ठीक, अदरवाइज एक मार्शल लॉ की सी कैफियत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन जाएगी। और लगता यह है कि हालात अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बिल्डअप हो रहा है उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली सिचुएशन होगी, मामलात फौज के हाथ में होंगे। अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिकली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामलात हैं वो फौज के कंट्रोल में जाने जा रहे हैं, खासतौर पे इस टेररिज्म के बैकड्रॉप में या टेररिस्ट एक्टिविटीज के बैकड्रॉप में, तो ये कहना और समझना गलत नहीं होगा। यानी आने वाले दिनों में एक महाज जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और फिर ये भी देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी तक हाइड आउट से बाहर नहीं आए हैं, उन्होंने अभी तक रूपोशी खत्म नहीं की, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स इज मुराद सईद। और जब मामला कंट्रोल फौज के हाथ में होगा तो फिर ऑब्वियसली ये इन सारे मामलात को भी प्रॉब किया जाएगा, प्रॉब इन किया जाएगा और देखा जाएगा। अब उन्हें ये लगता है कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हर्डल है। और आपको याद होगा ना कि पीडीएम हुकूमत ने एक नैरेटिव भी बनाया कि जो दहशतगर्दी की नई वेव आई है, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जल फैज हमीद ने जाके काबुल से, आपको याद होगा ना कि चाय की प्याली पकड़ के एक तस्वीर खासी वायरल हो गई थी, और फिर जल बाजवा के दौर में जो कुछ हुआ, तो उन्हें लगता है कि बहुत सारे टीटीपी के जो कैदी हैं उनकी जेलों को ओपन किया गया, वो फरार हुए वहां से और उसके बाद वो बाउंस बैक किए हैं। तो उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके किए गए डिसीजंस को जो इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडोर्स नहीं कर रही। वो कहते हैं कि वो जो हुआ था वो किसी और की वहां पर हुआ था, गलत हुआ था, और उसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और आज की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो आज की हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड खड़ी हुई है, और इस सारे मामले को लेकर बैकड्रॉप में अब खदशात और तहफुजात ये हैं
ان پرٹیکولر پاکستان تحریک انصاف اور پولیٹیکل جو دیگر پارٹیز ہیں، یہ ہے کہ بھئی ہماری جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ اور سکویز کر دی جائے گی. اب آج دیکھیے آپ کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات صبح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر دونوں نے ہی کنسرنز کا اظہار کیا کہ جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کنسرنز کے پی کے اندر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرٹیکولر معاملے کے اوپر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو 2024 کے جنرل الیکشنز کی کیمپین تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی فری ہینڈ نہیں تھا، یا آسانی سے وہ کیمپین نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ریزنز تھے. اب مولانا فضل الرحمان اس معاملے کے اوپر کیا اصولی موقف لیتے ہیں؟ کیا وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف نے سٹانس لے لیا ہے؟ کیونکہ آج جس طرح کے نعرے سننے کو ملے ہیں پارلیمان کے اندر، ملٹری آپریشن نامنظور، فوجی آپریشن نامنظور کے، وہ نعرے یقیناً بڑی دور دور تک اس کی بازگشت سنائی دی گئی ہوگی. اب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کے فلور پر یا فورم پہ یا ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو اس سارے معاملے میں علی امین گنڈاپور صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں، وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، کیونکہ وہ چیف منسٹر اور چیف چاروں وزرائے اعلیٰ موجود تھے، چیف سیکرٹریز موجود تھے. تو اس جگہ پر تو انہوں نے کوئی ریزرویشنز شو نہیں کیے، وہ تو آن بورڈ ہے، ہی از فلی آن بورڈ. تو پھر آپ کس چیز کے جو ڈفرینسز ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں؟ اب آج ہی ایک جو ویڈیو ہے وہ خاصی وائرل ہوئی خواجہ آصف سے متعلق، کیونکہ خواجہ آصف کو جو کل ثناء اللہ مستی خیل نے کہا تھا، آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ لگائیے گا ایئر فونز، ہیڈ فونز لگائیے گا اور اپوزیشن کو تن کے رکھ دیں. یہ سٹیٹمنٹ دیا بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، آپ کہتے ہیں اپوزیشن کو تن کے رکھ دیں. اب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب جو ہے پھر وہ جس انداز میں تنتے ہیں یا جس انداز میں بات کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں غصہ تو کل کا بھی ہے ثناء اللہ مستی خیل کے سٹیٹمنٹ کا بھی، اور پھر ہم نے آج جو پارلیمان کے فلور پر ان کی گھن گرج سنی ہے یا دھواں دار تقریر سنی ہے، وہ بھی اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن فور می، مجھے یہ لگتا ہے پریڈومیننٹلی کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے پرٹیکولرلی، اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ لیا گیا، ساری سے مراد یہ کہ اپوزیشن پارٹیز جو احتجاج کر رہی ہیں، تو کسی بھی ملٹری آپریشن کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ پھر کہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے، اور میرے ملک میں وہ کہتے ہیں میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں. اب اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کرنا ہے، یا پھر اس سارے معاملے کو واقعی نمٹانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، انٹینٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.